हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्रिकहॉफस लॉ पढ़ने वाले हैं। क्रिकहॉफ, बहुत सारे लोग इसको क्रिकचॉफ भी बोलते हैं। ठीक, तो आप देख लीजिएगा अपने अनुसार जो आपको ठीक लगे, क्रिकहॉफ या क्रिचॉफ। मेरे अनुसार से तो क्रिकहॉफ होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बार सुने हैं, बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार जाने हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसको क्रिचॉफ भी बोलते हैं। तो ये जो क्रिकहॉफ लॉ है वो क्या है? तो सामने एक फिगर बना हुआ है आपके पास, एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है ना। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ होता है जिस पर करंट फ्लो होता है। जैसे आप अपने घर को देखिए, तो आप अपने घर में जो फैन है उस जगह तक आप करंट लेके होंगे ना, तार बिछा के। तो वो जो वायर जिस पाथ पर बिछा हुआ है, जिस तरह से बिछा हुआ है, और जिसमें उसमें जो जो सामान लगा हुआ है, उसका अगर जो हम क्या करते हैं एक डायग्राम रूप में ले लें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलेंगे। ठीक, वो पाथ का जो डायग्राम है, तो वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, जिसमें दो सेल है, एक 10 वोल्ट का और एक 5 वोल्ट का, है ना। दो सेल लगा हुआ है और 5 रेसिस्टेंस है। एक रेसिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है ना। अब ऐसे में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि इस आर्म से करंट कितना जाएगा, इस आर्म में करंट कितना होगा, इस आर्म में करंट कितना होगा, इस आर्म में करंट कितना होगा। या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस सेल से करंट कितना ड्रिवन होगा, कितना निकलेगा, और इससे कितना निकलेगा। तो ये सब बहुत सारा क्या है बाबू, आपके पास सवाल है, और उन्हीं सवालों का क्या करना है? जवाब ढूंढना है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता तो हम बड़ा आसानी से बता देते कि करंट कितना होगा। जैसे 3 रेसिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है और इसके साथ एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक, ये है 4 ओम का, ये है 4 ओम का, और ये है 2 ओम का, और ये है 10 वोल्ट। तो हम जानते हैं 4 4 8 2 10 ओम, तो आर इक्विवेलेंट हो गया, जो हो गया 10 ओम, और आपका पोटेंशियल जो है वो है 10 वोल्ट। तो जो करंट आई हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 10 वोल्ट बाई 10 ओम, दैट इज 1 एम्पियर। कितना इजी है ना। अगर सीरीज में है तो बोलोगे कि सिर्फ सीरीज वाला निकलेगा, नहीं बाबू, पैरेलल वाला भी निकलेगा। ठीक, अच्छा एक और बात है, पूछेगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक, या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो V बराबर होगा IR, तो V1 बराबर हो जाएगा I और R1, करंट तो सेम ही रहेगा। तो V1 हो जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा I जो कि 1 एम्पियर निकला है, और इंटू 4 ओम यानी हो जाएगा 4 वोल्ट। उसी तरह से इसका भी 4 वोल्ट और इसका हो जाएगा 2 वोल्ट। और इस तरह से हम वोल्टेज भी निकाल लिए अलग अलग जगह पर, और अलग अलग जगह पर करंट भी निकाल लिए। बहुत इजी है ना। उसी तरह से अगर आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल का हो, ये सेल लगा देंगे 10 वोल्ट का, ये 8 ओम है, ये 16 ओम है, ये 32 ओम है। पूछ देगा कि बताइए इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, और यहाँ पर नेट करंट कितना होगा, कैसे निकालोगे? नेट करंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के और वोल्टेज में भाग बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? नेट करंट निकल जाएगा। पर एक दूसरा तरीका भी है करंट निकालने का। हम जानते हैं कि सब के बीच पोटेंशियल सेम रहेगा, और पोटेंशियल कितना रहेगा? 10 वोल्ट। ठीक, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस जो करंट I1 हो जाएगा वो हो जाएगा आपका V और बाई रेजिस्टेंस R1। तो I1 बराबर हो जाएगा 10 बाई 8, जो कि हो जाएगा 5 बाई 4 एम्पियर। I2 बराबर क्या हो जाएगा आपको? वोल्टेज तो सेम है, 10 ही वोल्ट है इसके लिए भी, और रेजिस्टेंस 16 ओम। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 5/8 एम्पियर। ठीक, और हम I3 की बात करेंगे तो 10 वोल्ट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इसका भी कितना, इसका कितना है? 32 ओम है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 5 और बटा 16 एम्पियर। ठीक, तो जो टोटल करंट हो जाएगा I, वो हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, यानी 5/4 प्लस 5/8 प्लस 5/16, एलसीएम हो जाएगा आपका 16। ये हो जाएगा 5 और 20, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 35 बाई 16 एम्पियर। और ये क्या है? आपका इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक, आप बना लीजिएगा। तो सीरीज में रहे या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहे, तो आपके लिए हर जगह पर करंट निकालना, हर जगह पर रेसिस्टेंस निकालना
काफ़ी आसान होता है, उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो आप 10th क्लास से ही क्या करते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले कि कॉम्बिनेशन इस तरह का है जो ना तो आपको कहीं से सीरीज में लग रहा है और ना ही कहीं आपको पैरेलल में लग रहा है, और ना तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, वो जो डायरेक्ट बायर वाला कनेक्शन मेथड था ना, कि जो डायरेक्ट बायर से कनेक्टेड पॉइंट होता है उसको हम लोग सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, वो भी काम नहीं करेगा, मेथड ऑफ सिमेट्री भी काम नहीं करेगा। ठीक, तब कैसे इसको सॉल्व करना है, ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ गया, और इसी प्रॉब्लम को हम आपको दूर करना सिखाते हैं। चलिए, और उसी को दूर करने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिकहॉफ्स लॉ। ठीक, क्रिकहॉफ्स लॉ किसके लिए यूज होता है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, सिंपल सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं क्रिकहॉफ्स लॉ से। ठीक, लिखेंगे नॉट नेसेसरी ऑल द कॉम्बिनेशन of resistor and cells, resistors and cells are in series or parallel. Some combinations are quite complex. कुछ कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिकहॉफ्स लॉ यूज करते हैं टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन we use क्रिकहॉफ्स लॉ, है ना। क्रिकहॉफ्स लॉ को किसमें यूज करते हैं, जो क्वाइट कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है इस तरह का, उसमें यूज करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये लॉ है क्या, ये एक्चुअली दो लॉ है, एक एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है और एक आपका चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो दो लॉ है, एक को हम लोग लूप लॉ बोलते हैं और एक को हम लोग जंक्शन रूल बोलते हैं। ठीक, there are two laws in Kirchhoff's law. Kirchhoff's law में कितने लॉ हैं, दो लॉ हैं। ठीक, एक है आपका क्या, जंक्शन लॉ बोल सकते हो या जंक्शन रूल बोल सकते हो। और ये जंक्शन रूल क्या है ये आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 4 एम्पियर करंट आया और इधर 3 एम्पियर चला गया, तो बताइए इधर कितना जाएगा, कितना जाएगा, 1 एम्पियर, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप गौर से देखिए तो 4 एम्पियर का मतलब हुआ 4 कूलम चार्ज पर सेकेंड, तो 4 कूलम चार्ज आ रहा था, उसमें से 3 कूलम गया, तो 1 कूलम क्या हो गया, गायब हो जाएगा, नहीं ना, वो 1 कूलम किसी और रास्ता में जाएगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। वो आप पढ़े हैं कि चार्ज का जो नेट वैल्यू है वो सेम रहना चाहिए, तो 4 आया है तो चार्ज क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक, तो टोटल इनकमिंग करेंट और टोटल आउटगोइंग करेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जंक्शन पर, है ना। जंक्शन मतलब जहां एक से ज्यादा रास्ता मिलता है। ठीक, तो ये क्या है पहला जंक्शन रूल, एट एनी जंक्शन टोटल algebraic sum of current should be 0। सारा करंट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे 0 होना चाहिए, बोले 4 एम्पियर आया है और 4 एम्पियर, 3 एम्पियर इधर गया, 1 एम्पियर इधर गया, तो टोटल करंट कितना हो गया इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जो आ रहा है उसके लिए प्लस
और जो जा रहा है उसके लिए माइनस, तो कितना हो गया बाबू? 0 हो गया। तो टोटल एल्जेब्रिक सम क्या हो गया? 0 हो गया। इनकमिंग के लिए हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे और आउटगोइंग के लिए माइनस, तो एल्जेब्रिक सम क्या हो गया? 0 हो गया। सिग्मा आई जो जंक्शन पर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? इनकमिंग करंट के लिए हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे, लिख लेते हैं फॉर इनकमिंग करंट साइन इज पॉजिटिव एंड फॉर आउटगोइंग करंट साइन इज नेगेटिव। ठीक, ये चीज हो गया। इसका मतलब है कि जितना आना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए? जाना होना चाहिए। जितना प्लस होना चाहिए उतना ही माइनस, तो टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग के बराबर होना चाहिए। इट मींस टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, है ना? जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होगा? आउटगोइंग करंट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पहला रूल, जिसको बोलते हैं जंक्शन रूल। और ये किस पर बेस्ड है बाबू? चार्ज के कंजर्वेशन पर। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। क्यों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसी पॉइंट पर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज आ रहा है। इसका मतलब उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जा रहा है। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जा रहा है। एक्स्ट्रा चार्ज कब जाता है? जैसे मान लेते हैं, देखो हम 100 रुपया कमाते हैं और हर दिन हम 200 रुपया खर्चा कर देते हैं। हम 100 रुपया हर दिन कमाते हैं और 200 रुपया हर दिन खर्चा कर देते हैं। कैसे? एक्स्ट्रा 100 रुपया कहाँ से आता है हर दिन? हम नोट छापते तब ना आता। ठीक, और नोट तो छाप नहीं सकते हम, तो इसका मतलब हम 100 रुपया अगर रोज कमा रहे हैं तो मैक्सिमम 100 रुपया ही रोज खर्चा कर सकते हैं, उससे कम खर्चा नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा चीज़ है कि अगर ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते, ठीक, ऐसे 100 रुपया कमा रहे हैं तो हम कितना खर्चा करेंगे? ठीक, तो बोलोगे कि बोले सर आप 50 रुपया खर्चा करिएगा, यानी आउट गोइंग, इनकमिंग आपका 100 है, आउट गोइंग 50 ही है, तो 50 रुपया वो क्या हो जाएगा? जमा होते जाएगा मेरे पास। ठीक, लेकिन कोई पॉइंट को अगर जो ले लीजिए तो इस पॉइंट पर चार्ज जमा नहीं हो सकता। ठीक, इस पॉइंट पर चार्ज जमा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो तो है ही। ठीक, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ये चार्ज हो जाएगा। ठीक, और ये जब चार्ज हो जाएगा तो ये अपना चार्ज को लिबरेट करना चाहेगा, न्यूट्रल होने के लिए अपना चार्ज को भेजना चाहेगा, और इस तरह से क्या होगा? जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज चला जाएगा, फ्लो कर जाएगा। ठीक, तो ये तो क्या है ना कि चार्ज कंजर्व होता है, इसलिए किसी भी पॉइंट पर जो चार्ज आएगा उतना ही चार्ज क्या होगा? जाएगा, ना तो उससे कम जाएगा और ना तो उससे ज़्यादा जाएगा। ठीक, ये चीज होगा। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू? तरीका हो गया। ठीक, ये तुम्हारा जंक्शन लॉ हो गया। इसको देख लीजिए एक बार और लिख लीजिए। ठीक, लिख लेने का मतलब है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसको इरेज कर देते हैं ऊपर थोड़ा सा, और आपको कुछ चीज हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जंक्शन रूल पर हम लोग बना सकते हैं। वो क्वेश्चन हम रहने दे रहे हैं क्योंकि लास्टली इन सभी का यूज करके वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक, किरचॉफ लॉ को खत्म करेंगे। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं एक करंट आ रहा था, एक 4 एम्पियर आ रहा था, यहाँ से 3 एम्पियर गया। पूछा क्वेश्चन इधर कितना होगा? ठीक, यहाँ से 2 एम्पियर आया तो करंट पूछेगा कि यहाँ पर कितना होगा, है ना? यहाँ से 2 एम्पियर चला गया तो यहाँ से कितना एम्पियर आया होगा? ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक, जो आपको क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो आप कैसे बनाइएगा? तो यहाँ से 4 था तो इधर 3 गया, तो इधर कितना जाना चाहिए? 1 जाना चाहिए। क्यों 1 जाना चाहिए? बताएं कि जितना आया है उतना ही जाना चाहिए। 4 आया तो 4 जाना चाहिए, तो 3 गया तो 1 इधर जाना चाहिए। अब देखो इधर से 3 आया, इधर से 2 आया, तो टोटल यहाँ पर हो गया 5 एम्पियर।
अब ये 5 एम्पियर क्या होना चाहिए, जाना चाहिए, तो एक ही रास्ता है, इधर चला गया 5 एम्पियर, है ना। अब 1 एम्पियर है, उसमें से 2 एम्पियर इधर चला गया, कैसे जाएगा, तो 1 एम्पियर और आना चाहिए, और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बस थोड़ा सा सोचना है, बताना है, ठीक, कि जितना आना चाहिए उतना जाना चाहिए, यही एक कॉन्सेप्ट है, उसको लगा देना। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो जंक्शन रूल है वो लगभग हर कोई लगा लेता है। अब नेक्स्ट है जो हमारा लूप लॉ है, क्या है, लूप लॉ। अब लूप लॉ लगाते समय ना बड़ा सावधानी बरतना पड़ता है, वही मेन चीज है जो आपको सीखना है, उसके बाद आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा और हम लोग बना सकते हैं। लूप लॉ बोल सकते हैं या लूप रूल बोल सकते हैं, ठीक। चलिए, तो लूप रूल क्या कहता है, लूप रूल कहता है कि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है बाबू, जीरो होता है। आप पढ़े ना, कंजर्वेटिव फील्ड में अगर एक फ्लोइड पाथ है तो उस पर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक। क्लोज लूप में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी है कि टोटल जो पोटेंशियल का सम होगा किसी एक क्लोज लूप में, जहाँ से चले थे वहीं पर अगर वापस पहुंच जाएंगे, तो टोटल जो पोटेंशियल का सम होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। टोटल algebraic sum of potential in closed loop is जीरो। तो कोई क्लोज लूप है, क्लोज लूप मतलब क्या होता है बाबू, जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाइए। जैसे कि इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं P से, Q R होते हुए फिर P पर पहुंच गए, P Q R, तो ये एक क्या हो गया, लूप हो गया, ठीक। तो ये लूप में जब आप करिएगा चलिएगा तो टोटल जो एल्जेब्रिक सम होगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल वर्क ही है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क जीरो होता है क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है ना। तो इसलिए तो ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो क्यों जीरो होना चाहिए, तो लिखेंगे as we know electric field is conservative field, so work done in closed path should be जीरो। तो क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वर्क डन का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो जो टोटल V हो जाएगा एल्जेब्रिक सम ऑफ V, वो हो जाएगा एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क डन बाई चार्ज, और उसको हम लोग रखेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क डन जो हो गया वो हो गया जीरो बाई चार्ज, तो क्या हो गया, जीरो। तो इसलिए जो पोटेंशियल का टोटल सम होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। यानी डेल्टा सिग्मा V इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए एक क्लोज लूप में। यही है हमारा क्या, लूप लॉ। पर इसको यूज कैसे करेंगे, इस पर हम लोग को फोकस करना है, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप किधर मूव कर रहे हैं, आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको रेसिस्टेंस मिला तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी -IR होगा, ठीक। जो पोटेंशियल आखिर में रेसिस्टेंस यूज करेगा, पोटेंशियल कितना यूज करेगा, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल बराबर होता है करंट इंटू रेसिस्टेंस यानी IR। तो IR पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, रेसिस्टेंस मिला और करंट के डायरेक्शन में है तो। और अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल राइज हो जाएगा, बस उतना ही सा यूज करना है। तो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है वो आप लोग यूज करिएगा तो आपको बढ़िया से रिजल्ट मिलेगा, ठीक। पहला, पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर क्या होगा, वो ड्रॉप होगा बाई IR
गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। और पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर राइज बाय IR गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, जब ड्रॉप कर रहा है तो हम लोग माइनस लिखेंगे और जब राइज कर रहा है तो हम लोग प्लस लिखेंगे, है ना। अगर आपको सेल मिला, क्या मिला, सेल, और सेल का पहले आपको निगेटिव टर्मिनल मिला और देन पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो पोटेंशियल राइज होगा, और पहले पॉजिटिव मिला और बाद में आपको क्या मिला, निगेटिव मिला, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक। तो पोटेंशियल अक्रॉस सेल ड्रॉप बाय देयर EMF जो दिया रहेगा, देयर EMF इन गोइंग पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, जब पहले पॉजिटिव है और फिर क्या है, निगेटिव है, तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक। और पोटेंशियल अक्रॉस सेल राइजिंग बाय देयर EMF इन गोइंग निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो क्या होगा, राइज कर जाएगा। उसी तरह से कैपेसिटर में भी होता है, कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अगर आप क्या करिएगा, बहुत जोर से मेरे तरफ बारिश हो रहा है, बादल तेजी से गरज रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक। चलिए, तो क्या बाबू, तो ये है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप रेसिस्टेंस के जगह पर EMF लगा, आधी लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर की जगह पर इंडक्टर लगा हुआ है, तो इन सभी में पोटेंशियल क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में जाइएगा तो ड्रॉप होगा, क्योंकि वो सब पैसिव कंपोनेंट है ना, ठीक। और जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाइएगा तो राइज होगा। तो ये सिंपल सा तरीका है, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे ये लिख लीजिए, ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक। और भी लिखेंगे, चलिए इसको पहले लिख लीजिए, लिखने का मतलब है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 5वां पॉइंट लिखते हैं, ठीक। तो इसी को थोड़ा सा सुधार देते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस अगर क्या है, कैपेसिटर है, तो ड्रॉप बाई हो जाएगा Q/C, पोटेंशियल V बराबर Q/C होता है, गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो राइट होगा, कितना, उतना ही, Q/C अपोजिट डायरेक्शन में जब जाइएगा तो, हो गया। तो ये आपका क्या है, लिखा हुआ रहता है। तो ये 5 पॉइंट और 6 पॉइंट जो है वो आप याद रखिएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्रिकॉस लॉ का थ्योरी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। और एक बात और लिख लीजिएगा जरूर कि ये जो बेस्ट है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ट है। बेसिक लॉ यानी कौन सा लॉ, लूप लॉ, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहां पर एनर्जी क्या हो रहा है बाबू, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। जैसे देखिए, इस पेन को अगर हम ऊपर ले गए तो वर्क डन हम पॉजिटिव किए, और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वर्क डन निगेटिव करेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हम वर्क डन किए थे वो इसमें स्टोर हो गया, अब ये हमको वापस वर्क करके देगा। तो यानी जो हम वर्क किए, जो हम एनर्जी अपना खपत किए, वो एनर्जी गायब नहीं हुआ, इसमें जाके स्टोर हो गया, यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, है ना, वो चीज़ है। तो यही बात यहाँ पर भी हो रहा है कि एक जो कंजर्वेशन फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, उसमें जब आप ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल राइज होता है, यानी वर्क डन पॉजिटिव, वो स्टोर हो जाता है और बाद में वो आपको वर्क करके देता है। इसलिए नेट क्या हो जाता है, जीरो, पहले पॉजिटिव ऊपर गया तो फिर निगेटिव, और नेट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक, मिटा देते हैं। उस क्वेश्चन को देखने के पहले हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के लिए फिगर थोड़ा बड़ा कर देते हैं,
बहुत सारा चीज उसमें हमको दिखाना होगा। ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ठीक। तो वही क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस फिगर को क्या कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लेकिन उतना ही बड़ा करेंगे जितना कि हम बोर्ड में सॉल्व करने के लिए भी जगह रह सके। बहुत सारे लोग आप लोग शिकायत करते हैं कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं। तो बाबू छोटा लिखने का मेरा क्या है, मजबूरी है। और मजबूरी क्या है, ये है कि जब हम बड़ा बड़ा लिख देंगे तो फिर बोर्ड पर स्पेस बचेगा ही नहीं सॉल्व करने के लिए, और हमको बार बार इरेज करना पड़ेगा जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम फील होगा। तो आप क्या करिएगा, इससे बचने के लिए आप जो रेजुलेशन है वो 144 ना रख के थोड़ा सा हाई रेजुलेशन में चले जाइए, 480 में देखिए, 460 में देखिए, आपको क्लियर दिखेगा ये चीज़। अब इस तरह का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें जहाँ जहाँ जो चीज़ लगा हुआ है वो लगा देते हैं। यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, अच्छा उसको हम क्या कर देते हैं, ब्लू पेन से दिखा देते हैं, ठीक। यहाँ भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। देखिए साइड में, राइट साइड में यहाँ भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। और कहीं रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, यहाँ एक सेल लगा हुआ है बैटरी, है ना, और एक बैटरी यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक। अब सबका अपना अपना आपको मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक। ये जैसे दिया हुआ है कि ये जो है वो 10 वोल्ट का है और ये जो है वो 5 वोल्ट का है, और ये जो है वो आपका 4 ओम का है, ये आपका 1 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये 2 ओम का है, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है ना, इस सर्किट को। तो वो फिगर यहाँ पर बन गया ना। अब उसका कोई काम तो रहा नहीं, सारा चीज हम लोग देख लिए। चलिए तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हम लोग को क्या करना है ना कि इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। करंट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक और पॉइंट याद रखिएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल जितना करंट क्या करेगा, लिबरेट करेगा, प्रोवाइड करेगा, निगेटिव करंट जो टर्मिनल है सेल का उतना ही करंट कंज्यूम करेगा। ये भी याद रखना। इसको चाहो तो आप 7वां और 8वां पॉइंट के तौर पर लिख सकते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल प्रोवाइड एज मच एज करंट which is consumed by देयर निगेटिव टर्मिनल। तो जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल प्रोवाइड करेगा, निगेटिव टर्मिनल उतना ही करंट क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक। ये चीज। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो टर्मिनल है वो I1 करंट प्रोवाइड कर रहा है। कितना कर रहा है, I1। अच्छा I1 में चलो मान लेते हैं I दे दो, I करंट, और ये जो दे रहा है वो कितना हो जाएगा बाबू, ये I अगर दे रहा है तो ये I क्या करेगा, लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि बोले ना कि सेल जितना प्रोवाइड करेगा पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल उतना ही क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। उसी तरह से यहाँ पर वाला करंट क्या हो जाएगा बाबू, तो मान लेते हैं यहाँ वाला I डैश करंट है, कितना है, I डैश। तो ये I डैश प्रोवाइड कर रहा है, तो ये I डैश क्या कर रहा होगा, निगेटिव टर्मिनल कंज्यूम कर रहा होगा। तो हो गया ना। अब इस I डैश में मान लेते हैं कि I1 इधर जा रहा है, कितना, I1 इधर जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा होगा, आप देखिए यहाँ से I डैश करंट निकला, इसमें से I1 इधर चला गया, तो इधर कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा I डैश माइनस I1, I डैश माइनस I1। क्यों बचेगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इधर से आप 5 रुपये दे रहे हैं और 3 रुपये इधर चला जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा, 2 रुपये जाएगा, है ना। तो क्या किए, 5 रुपये जो आया था उसमें से 3 रुपये घटा दिए, तो इधर वाला निकल गया, ठीक। ये यहाँ आ गया I डैश माइनस I1, है ना। चलो अब यहाँ पर से गौर करते हैं। तो यहाँ से I1 आ रहा है और इधर से I आ रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा बाबू, इधर हो जाएगा I1 प्लस I, दोनों मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा,
I1 इधर से आया, I डैश इधर, I इधर से आया और I1 इधर से आया, तो ये दोनों कंबाइन होकर इधर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I, है ना। अब I1 प्लस I जो आया था, ठीक, उसमें से I डैश इधर चला गया नहीं, तो इधर कितना बचेगा, तो जो आया था उसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आया था I1 प्लस I और उसमें से माइनस हो जाएगा I1 डैश, है ना, वही करंट यहाँ भी रहेगा, ठीक। और उसके बाद ये वाला और ये वाला जब जुड़ जाएगा तो I करंट आपका वापस चला जाएगा। तो सभी आर में हम करंट को क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। यानी हमारा पहला लॉ जो है वो जंक्शन लॉ, वो हम क्या कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करना है टोटल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो हर एक पॉइंट पर, ठीक। तो हम इस पॉइंट पर देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पर टोटल इनकमिंग करंट कहाँ से आ रहा है, इस सेल से आ रहा है, ये बैटरी है ना, उस सेल से। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल करंट दे रहा है I1, ओ I1 नहीं सॉरी I डैश, ठीक। तो ये हो गया हमारा I डैश, ठीक। तो I डैश करंट इधर जा रहा है, उसमें से हम बोले कि कुछ करंट इधर चला गया, मान लेते हैं I1 चला गया इधर, तो इधर कितना जाएगा, तो I डैश जो आया था उसमें से I1 इधर चला गया, तो इधर हो जाएगा I डैश माइनस I1 जो यहाँ आ गया, ठीक। अब ये I1 चला गया यहाँ, अब इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल I करंट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये यहाँ चल जाएगा, तो I1 और I दोनों जुड़ जाएगा और फिर ये नहीं आ जाएगा, तो हो जाएगा I1 प्लस I, ये यहाँ आया। अब ये I1 प्लस I इधर आया था, उसमें से I डैश जो होगा वो इधर चल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल दे रहा था, नेगेटिव टर्मिनल उतना करंट छीन भी लेगा, ठीक। तो इधर चला गया, तो अब जो इतना आया था उसमें से ये चला गया, तो क्या करेंगे, इसमें से ये वाला घटा देंगे ना, पूरा में से ये घटा देंगे, तो ये मिल गया। अब ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, अब इसको और इसको जब जोड़ दीजिएगा तो आपको I निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखिए, यहाँ I डैश निगेटिव है, यहाँ I डैश पॉजिटिव है, कट गया। यहाँ I1 निगेटिव है, यहाँ I1 पॉजिटिव है, कट गया, तो बच जाएगा सिर्फ I। तो सर आग में क्या हो गया, करंट आपको मिल गया। अब जब मिल गया तो अब हमको क्या करना है, इसको लूप लॉ लगाना है। क्या लगाना है, लूप लॉ। तो लूप लॉ के लिए पहले हम लोग लूप चुनेंगे, और लूप चुनने के लिए पहले पॉइंट का नाम दे देते हैं, A B C D, और इसका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं E। हो गया ना, चलिए तो हम लूप लगाते हैं, लूप लॉ लगाते हैं, ठीक। देखिए हमारे पास वेरिएबल क्या है, हमारे पास वेरिएबल 3 है, कौन कौन, I डैश और I1, यही 3 वेरिएबल है। और 3 वेरिएबल है तो हमको 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कितना इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 3 इक्वेशंस बनाना पड़ेगा, ठीक। और वो 3 इक्वेशन हम बनाते हैं लूप लॉ से। तो पहले हम लोग इस लूप में बात करते हैं, है ना। चलिए तो इसमें हम लोग बात करेंगे इस लूप में, यानी A B C A इन लूप A B C A। तो A B C A में जाते हैं, तो पहले हम A से B जाएंगे, तो A से B जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस मिला तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस मिला है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हम लोग माइनस लिखेंगे, तो हो जाएगा माइनस, और कितना हो जाएगा, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी I1, और रेजिस्टेंस है कितना 4 ओम। नहीं लिखते हैं क्योंकि बार बार उतना सिंबल कैरी करने में नहीं, इक्वेशन गड़बड़ लगता है, ठीक। तो ये सब से लिख देते हैं, सब SI यूनिट में है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब हम यहाँ से यहाँ तक चले गए B तक, ठीक। सिर्फ एक रेजिस्टेंस मिला और उसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप कर दिए क्योंकि करंट के डायरेक्शन में। अभी भी हम करंट के डायरेक्शन में है, लेकिन फिर से हमको क्या मिल गया है, एक रेजिस्टेंस मिला गया, तो फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बाबू, तो इसका करंट और इंटू रेजिस्टेंस, और यहाँ पर करंट जो है वो है I1 प्लस I, और इंटू रेजिस्टेंस जो है वो है 2। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कहाँ पहुंच गए बाबू, B से C तक पहुंच गया। अब C से हम इधर जा रहे हैं, तो C से जब इधर जा रहे हैं तो फिर से हमको एक रेजिस्टेंस मिल गया, वो भी करंट के डायरेक्शन में, तो हो गया माइनस I माइनस, और कितना बाबू I डैश, करंट है I डैश, और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब हमको फिर मिला सेल, सेल मिला, तो सेल में निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल राइज होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पर राइज के लिए प्लस, और कितना राइज होता है, जितना उसका EMF दिया हुआ है, तो 10 वोल्ट,
और हम पहुंच गए कहाँ पर ए पर, तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो सब जोड़ के कितना हो जाना चाहिए। तो ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन क्या बन गया बाबू, तो इक्वेशन हो गया 10 वोल्ट नहीं लिखते हैं, साइन नहीं लिख रहे हैं, ठीक। तो 10 माइनस 4i1 और यहां से हो जाएगा माइनस 2i1 और माइनस 2i और माइनस i डैश इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इक्वेशन अगर लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 और माइनस 4i1 और माइनस 2i1 हो जाएगा कितना, माइनस 6i1 माइनस 2i और माइनस i डैश इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन और 1 को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 6i1 प्लस 2i और प्लस i डैश इज इक्वल टू 10 और ये हो गया इक्वेशन 1। क्यों लिख दिए सर, ये सबको इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 10 भी पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। उसी तरह से हम लोग और भी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा लूप में देखते हैं, इन लूप, सेकेंड लूप हम इसको मानते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी डी ए या ए डी सी ए, कौन कोई भी यूज कर सकते हो, चलो ए डी सी ए यूज करते हैं, ए डी सी ए, ए डी सी ए, चलिए। तो ए डी सी ए में हम लोग चलते हैं, ए से डी जाते हैं, ए से डी जा रहे हैं, हमको रेसिस्टेंस मिल रहा है, करंट के डायरेक्शन में है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो माइनस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट जो कि है आई डैश माइनस i1 इंटू रेसिस्टेंस जो कि है 4 ओम, ठीक। चलिए फिर आप जा रहे हैं, तो आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी तक करंट के डायरेक्शन में थे, अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और रेसिस्टेंस मिला तो पोटेंशियल राइज होगा, यानी हम लोग लिखेंगे प्लस और करंट इंटू रेसिस्टेंस हो जाएगा, करंट है कितना i1 प्लस i और माइनस i डैश और इंटू 2, ठीक। उसके बाद फिर आप जा रहे हैं सी से ए जाना है, तो आपको मिला क्या, रेसिस्टेंस, और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेसिस्टेंस मिला तो माइनस, तो हो जाएगा i डैश इंटू 1 और आपको फिर सेल मिला जो कि हो जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हो जाएगा प्लस 10, फिर ए तक पहुंच गए तो हो जाएगा 0। ये है लूप लॉ, है ना। अब इसको हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4i डैश और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4i1, यहाँ हो जाएगा प्लस 2i1 प्लस 2i माइनस 2i डैश और माइनस i डैश और ये हो जाएगा आपका प्लस 10 इज इक्वल टू क्या, 0 हो गया ना। अब देखिए तो क्या है ना कि i डैश और i डैश, ठीक। ओ सॉरी, ये तो i1 है, i डैश और i डैश, तो -4 -2 -6 और -1 -7, तो -7i डैश, ठीक। और प्लस ये है 4i1 प्लस 2i1 तो हो गया 6i1 और आपका और कुछ रहा इसमें 2i प्लस 10 इज इक्वल टू क्या है, 0, ठीक। तो ये वाला सारा क्या हो जाएगा, अगर जब हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा आपका 7i डैश माइनस 6i1 और माइनस 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। क्या किए बाबू, इसको इस साइड ले चले गए तो माइनस हो गया और फिर माइनस से सबको मल्टीप्लाई करनी है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, बन गया, ये इक्वेशन है, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट लूप में जाते हैं, थर्ड लूप, और थर्ड लूप हमारा ये वाला है, तो इन लूप, ठीक, थर्ड वाला। तो हम लोग शुरू करते हैं बी डी ई बी, बी डी ई बी, ठीक, बी से बी तक जाना है। अभी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेसिस्टेंस मिला तो पोटेंशियल ऑफकोर्स ड्रॉप हो जाएगा, तो हो गया माइनस i1 प्लस i और इंटू 2 फिर आप और आगे जा रहे हैं, फिर करंट के डायरेक्शन में ही तो क्या हो जाएगा i1 प्लस i माइनस
आई डैश और इंटू रेसिस्टेंस है, ठीक। उसके बाद फिर आप जा रहे हैं तो आपको तो कुछ मिल रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हो जाएगा 5 वोल्ट जो है, और फिर बी पर पहुंच गए इक्वल टू 0। अब इस पर थोड़ा सा अगर जब हम लोग दिमाग लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2i डैश, और ये हो जाएगा -2i, ठीक। ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ठीक। यहाँ पर चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हो गया माइनस और 2i डैश, और ये हो जाएगा -2i, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2i डैश, ये 2i1 था, ठीक। और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ जुड़ सकता है। तो हो गया ये माइनस और माइनस, तो हो गया -4i डैश, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा आपका i1 हो गया -4i1, और 2i डैश है ना, तो प्लस 2i डैश। और अगर आप देखें तो i और i तो हो गया -4i प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4i डैश -4i1 -2i डैश, और ये हो जाएगा प्लस 4i इक्वल टू हो जाएगा 5, और ये हो गया इक्वेशन 5। अब इस तीनों इक्वेशन को हमको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, और तीनों वेरिएबल को हमको क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक। और वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। और जगह कैसे बनाएंगे, तो जगह बनाने के लिए कुछ चीज़ को हटाना पड़ेगा। कौन कौन चीज़ हटाएंगे वो हम दिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। और लिखने का तरीका क्या है बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। हम हट जाते हैं। आई थिंक हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं ना कि जगह जो हमारा इक्वेशन वाला खाली रहने देते हैं, बाकी को मिटा देते हैं, ठीक। ये सब रहने देते हैं, फिगर रहने देते हैं, जैसे ये मिटा देते हैं, ठीक। ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। अब ये 3 इक्वेशन है, इसी का तो हमको यूज करना है, ठीक। तो इन तीनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं कि लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। तो पहला इक्वेशन है 6i1 प्लस 2i और प्लस i डैश इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन है 7i डैश -6i1 -2i इक्वल टू 10। और तीसरा इक्वेशन है 4i1 -2i डैश और प्लस 4i इक्वल टू 5। अब इन तीनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि सारा चीज एक जैसा नहीं है ना, ठीक। मतलब जैसे i1 रहता तो एक साथ रहता, i डैश रहता तो एक साथ रहता, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, ठीक। तो हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक। सब में पहले i लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं i, फिर i1 और देन i डैश, है ना, ठीक। चलिए तो सबसे पहले i लिखते हैं, तो i हो गया इसमें 2i, और फिर हम लोग लिखते हैं i डैश, तो ये हो गया प्लस i डैश, और फिर i1 लिखते हैं जो कि हो गया प्लस 6i1 और इक्वल टू कितना हो गया 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक। इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं, पहले i वाला लिखते हैं, तो है -2i, फिर हम लोग लिखते हैं i डैश जो कि है प्लस 7i डैश, और ये हो गया -6i1 इक्वल टू 10। फिर क्या बाबू, ये वाला लिखते हैं, तो इसमें भी पहले i लिखते हैं, तो हो गया 4i, और ये हो गया -2i डैश, और हो गया प्लस 4i1 इक्वल टू 5। अब हम मिटा देते हैं इसको। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे ना कि 2-2 इक्वेशन को सॉल्व करके और एक एक चीज को एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे देखिए तो इन दोनों में तो एक चीज कोई एलिमिनेट हो रहा है, ऑफ कोर्स 2i क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, तो पहले हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब 1 और 2 को आप ऐड करिएगा तो देखिए तो क्या होगा,
2i और माइनस 2i क्या हो जाएगा 0, ये खत्म हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 7i डैश प्लस 1i डैश हो जाएगा 8i डैश, और ये माइनस 6i1 और प्लस 6i1, तो ये भी हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा आपका 20, तो i डैश बराबर हो जाएगा 20/8। तो आपका एक तो आंसर आ गया, ठीक। अब ए वो आ गया तो आपको और क्या करना है, बाकी दो निकालना है, और बाकी दो कैसे निकालेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना कि सब में ये आई डैश को अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक, जैसे हम किसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, इन दोनों इक्वेशन में और भी कुछ देखते हैं कि जो क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक तो हमारा निकल गया है, ठीक, और बाकी निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इक्वेशन को देखते हैं, ठीक। तो 4i है ये, और ये अच्छा इसमें 2i डैश है। तो देखते हैं इन दोनों इक्वेशन में कुछ कर सकते हैं क्या, कि कोई भी चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक चीज़ को एलिमिनेट कर लें, ठीक, जैसे इसमें i डैश का तो वैल्यू हमको पता है, ठीक, और अगर हम i1 को या i को एलिमिनेट कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। चलो देखते हैं। तो हम i को ही एलिमिनेट करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 3 को, ठीक। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4i और प्लस हो जाएगा 2i डैश, और प्लस हो जाएगा आपका 12i1 इक्वल टू 20 हो जाएगा, और उसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो ये हो जाएगा 4i और माइनस 2i डैश और प्लस 4i1 इक्वल टू 5, और सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4i में से 4i गया कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 4i डैश, और ये हो जाएगा आपका 12 में से 4 गया तो 8i1 इक्वल टू 15, ठीक। तो अगर हमको क्या करना है, i डैश का वैल्यू रख लें तो हो जाएगा 4 × 20/8 और प्लस 8i डैश इक्वल टू 15, तो ये हो गया 10 और प्लस 8i डैश इक्वल टू 15, तो 8i डैश इक्वल टू हो जाएगा 15 - 10 यानी 5, तो i डैश इक्वल टू हो जाएगा 5/8। और जब 5/8 निकल गया ये वाला, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट करके, ठीक, सॉरी ये i डैश निकल गया, ठीक, अच्छा ये i1 है, ठीक। तो आपका i1 का वैल्यू निकला, i डैश का वैल्यू पता है, i1 का भी वैल्यू आपको निकल गया। अब आपको क्या निकालना रह गया, अब आपको निकालना रह गया i का वैल्यू, किसका वैल्यू, i का वैल्यू तो निकालना है। तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक, जैसे इसी में ले लो, तो ये हो गया 4 और इंटू i माइनस 2 और इंटू i डैश है, और i डैश का वैल्यू है 20/8, है ना। और ये हो जाएगा आपका फिर से प्लस 4 और i1 का वैल्यू है 5/8, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4i और माइनस ये हो जाएगा 5 माइनस 5, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो हो जाएगा प्लस 5/2 इक्वल टू है 5। तो 4i इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 + 5 और माइनस 5/2, तो 4i इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 - 5/2, ठीक। तो i इक्वल टू हो जाएगा 20 - 5 हो गया 15/2 i × 4 यानी हो जाएगा 8। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप सारा इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आप ला सकते हैं, ठीक। चलिए तो बाय, हम लोग मिलते हैं अगले दिन।